बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। खूनी लिबादे में लिपटी हुई जुल्मों सितम की दर्दनाक कहानी। मेरा ताल्लुक एक प्राइवेट चैनल से है। मेरे सुपुर्द चैनल के लिए ड्रावनी स्टोरीज और मुख्तलिफ पुरअसरार अमारतों के बारे में फीचर रिपोर्ट तैयार करना है। काम करने का मेरा अंदाज दूसरों से जरा मुख्तलिफ है। मैं अपनी तहकीकी रिपोर्ट में मामूली बातों को भी नजरअंदाज नहीं करता। काम के दौरान अक्सर मुझे अजीबो गरीब वाकयात से भी दोचार होना पड़ा है। बाज़ौक़ात मौत मेरे बड़े करीब से गुजरी है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने अपने कैरियर की पहली तहकीक रिपोर्ट बनाई थी जो एक पुरअसरार अमारत के बारे में थी। उस वक्त मेरे साथ एक अजीब वाकया पेश आया। कैमरामैन मेरे साथ था। मैं बालकनी में खड़ा बाहर की तरफ देख रहा था कि अचानक से मुझे महसूस हुआ कि कोई जानवर मेरे पाँव पे अपनी जुबान फेर रहा है। मैं हैरत से अपने पाँव को देखने लगा। वहाँ कुछ भी नहीं था। उस वक्त मेरा डर जाना फितरी था। क्या हुआ, आप घबरा क्यों रहे हैं? कैमरामैन नदीम ने पूछा। यहाँ तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? मैंने अपने शक को होंठों पे जुबान फेरी। नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं, नदीम ने कहा। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे यहाँ कुछ है, मैंने घबराहट से कहा। अचानक मेरा जिस्म हवा में झूलता हुआ महसूस हुआ और मैं बालकनी से उड़ता हुआ फिजा में ऊपर चला जाता गया। नदीम भी ये मंजर देख के खौफजदा हो गया, लेकिन उसने अपने खौफ पे काबू रखते हुए ये मंजर कैमरे में फिल्म बंद किया। फिर मुझे एक झटका लगा और मैं कलाबाजी खाता हुआ तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगा। मौत लम्हा ब लम्हा मेरे करीब आ रही थी कि अचानक जमीन पे गिरने से पहले मेरे हाथ में बालकनी की ग्रिल का पाइप आया। मैंने उस ग्रिल को मजबूती से थामा और मेरी जान बच गई। नदीम ये मंजर देख के बड़ा खौफजदा हो गया था। उसने मेरे गिरने का शॉट मुकम्मल किया और फिर फुर्ती से नीचे आ गया। मेरे बालकनी से फिजा में मुअल्लक होने और जमीन पे गिरने का मंजर जब आने गया तो मुझे खूब दाद मिली। अपनी तारीफ लोगों के मुंह से सुन के मेरा दिल खुशी से बाग बाग हुआ और दिल में मजीद कुछ कर दिखाने की ख्वाहिश हलचल मचाने लगी। एक बार किसी गांव में हम पुरअसरार हवेली की तहकीक रिपोर्ट तैयार कर रहे थे कि हमारी गाड़ी चलते चलते रुक गई। इंजन गर्म हो गया था, रेडिएटर में पानी नहीं था और हमारे पास पानी का इंतजाम भी नहीं था। मैंने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए खाली गैलन उठाया और पानी के लिए करीब के जंगल में निकल गया। रात का वक्त था। मैं बेखौफी से आगे बढ़ रहा था। एक जगह तालाब नजर आया। जैसे ही मैं तालाब के करीब गया तो मुझे लगा जैसे वहाँ कोई है। सूखे पत्तों पे किसी के चलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। नदीम तो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैंने कहा। नदीम ने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। मुसलसल सूखे पत्तों पे किसी के चलने की आवाज आ रही थी। मैंने गैलन पानी से भरा। मैं उस तरफ चलने लगा जहाँ से आवाज आ रही थी। उस वक्त जो मंजर मेरे सामने था उसे देख के मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। एक अजीब किस्म की मखलूक वहां खड़ी थी जिसका जिस्म काले रीछ जैसा और मुंह किसी कुत्ते के जैसा था। उसकी जैसे ही मुझ पे नजर पड़ी तो वो मुझ पे हमला करने को दौड़ी। हम दोनों के दरमियान फासला ज्यादा था, इसलिए मुझे भागने का मौका मिल गया। कुछ दूर तक उस मखलूक ने मेरा पीछा किया, लेकिन फिर वो वापस लौट गई। उसके जाने पे मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जान बच गई, वरना उस मखलूक के चंगल में फंस जाता तो आज ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा ना होता। जब मैंने गाड़ी में आके अपने साथियों को उसके बारे में बताया तो वो मेरा मजाक उड़ाने लगे। उनका ख्याल था कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें कैसे बताता कि ये हकीकत है, मजाक नहीं। बचपन में भी मैं खुद को बड़ा बहादुर समझता था। जबकि हम किराए के नए मकान में मुंतकिल हुए तो वो मकान पहले वाले मकान से बहुत बड़ा था। उसमें कई कमरे थे, छत भी बहुत बड़ी थी। गर्मी के दिनों में छत पे सो जाया करता। उस घर के बारे में मशहूर था कि वो घर आसेबी है। जो कोई भी किराएदार आता है तो एक माह से ज्यादा उसमें नहीं टिकता। उस घर में वाकई असेब था। वो किसी को परेशान नहीं करता था। अक्सर घर वालों को बालकनी, बावर्ची खाना और छत पे एक काला साया नजर आता जिसका सर नहीं था। मेरे भाई बहन उसका जिक्र करते हुए खौफजदा होते तो मुझे अच्छा नहीं लगता था।
ایک دن میں غصے میں آیا اور ان سے بولا کسی دن مجھے وہ سرکٹا نظر آنے دو، پھر میں اس کو بتاتا ہوں۔ تم اسے کیا بتاؤ گے؟ میری بہن انیلا نے کہا۔ میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ یہاں آنا ہی بھول جائے گا۔ میں نے خود کو بہادر سمجھتے ہوئے کہا، نعمان ایسی باتیں نہیں کرتے، کہیں وہ سرکٹا سن نہ لے۔ مقصود نے کہا، میں اسے سنانے کے لیے ایسی بات کر رہا ہوں۔ سالہ سب کو نظر آتا ہے، ہمت ہے تو میرے سامنے آ کے دکھائے۔ میں جوش میں بولتا چلا گیا، پھر انیلا اور مقصود کے سمجھانے پہ میں وقتی طور پہ خاموش ہو گیا، لیکن میں دل میں تہیہ کر چکا تھا کہ مجھے جیسے ہی سرکٹا نظر آیا تو میں آیت الکرسی پڑھ کے اس پہ پھونک ماروں گا۔ اس طرح ہو سکتا ہے ہماری اس سرکٹے سے جان چھوٹ جائے۔ اسی رات جب میں اپنے کمرے میں سویا تو سوتے میں مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے میرا گلا پکڑ کے دبانا شروع کر دیا ہے۔ میرا سانس گھٹنا محسوس ہوا۔ میں سمجھا کہ شاید مقصود یہ حرکت کر رہا ہے۔ وہ اکثر ایسی حرکتیں کرتا رہتا تھا، آج بھی وہ مجھے ڈرانے کے لیے ایسی حرکت کر رہا ہو۔ میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا، کمرے میں کوئی نہ تھا، جبکہ میرے گلے پہ مسلسل دباؤ بڑھ رہا تھا، جب سے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ سرکٹے نے میری آج کی گفتگو سن لی تھی، اس لیے انتقامی کارروائی کرنے کے لیے آ گیا تھا۔ سوتے میں اس نے میرا گلا ایسے دبایا کہ میں خواب میں قرآنی آیت نہ پڑھ سکوں۔ موت کے خوف سے میرا چہرہ پسینے سے تر ہوا۔ اگر تھوڑی دیر اور گزر جاتی تو میری موت ہو سکتی تھی۔ بڑی مشکل سے میری آواز نکلی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے میں آیت الکرسی پڑھتا جا رہا تھا، میرے گلے پر سے دباؤ کم ہوتا جا رہا تھا اور پھر اچانک سے ختم ہوا۔ میں نے فوراً بیڈ سے اٹھ کے پانی پیا۔ سانس بحال ہونے پہ سکون کا سانس لیتے ہوئے چند قرآنی آیت پڑھ کے سینے پہ دم کیا اور سو گیا۔ صبح جب میں نے گھر والوں کو رات کا واقعہ سنایا تو وہ سب خوفزدہ رہ گئے، اور ویسے بھی ہم جب سے یہاں آئے تھے عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے۔ کبھی صبح پنجرے میں طوطا مردہ حالت میں ملتا، کبھی خرگوش، کبھی ہماری پالتو بلی کے بچوں میں سے کوئی ایک مردہ حالت میں ملتا۔ ان باتوں نے گھر والوں کو اس قدر خوفزدہ کیا کہ وہ گھر ہم نے 1 مہینے کے اندر ہی چھوڑ دیا۔ بچپن ہی سے میری طبیعت میں شامل تھا کہ مجھے عجیب و غریب واقعات سے دلچسپی تھی۔ اسی شوق کے باعث میں نے صحافتی کیریئر میں ایسے پروگرام کرنا پسند کیا۔ ہر وقت میری تحقیقی رپورٹس پہ مبنی چیزیں چینل سے ٹیلی کاسٹ ہوتی تھی۔ میرا گھریلو ملازم شفیع محمد مجھے ایک عرصے سے کہہ رہا تھا کہ میں ان کے گاؤں میں واقع بڑی سی پر اسرار حویلی کے بارے میں فیچر رپورٹ تیار کروں۔ میں اس کا مذاق اڑانے کو کہتا تھا کہ جب تمہاری بہت بڑی حویلی ہے تو پھر زمینیں بھی ہوں گی۔ ہاں نہیں، وہ کہتا، وہ تمہاری جب اتنی بڑی جائیداد ہے تو پھر میرے پاس نوکری کیوں کر رہے ہو؟ گاؤں میں جا کر اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کرو۔ صاحب، میرا دل بڑا کرتا ہے کہ زمینوں کی دیکھ بھال کروں، لیکن میرے والد نور محمد نے مرتے وقت سخت الفاظ میں کہا تھا کہ زندگی میں کبھی بھول کر بھی گاؤں کا رخ نہ کروں۔ پتہ نہیں ان کے دل میں گاؤں کا کیا خوف بیٹھ گیا تھا۔ میری ماں بھی مجھے گاؤں جانے نہیں دیتی۔ پھر میں کس طرح تمہاری پر اسرار حویلی کے بارے میں فیچر رپورٹ تیار کر سکوں گا؟ میں کہتا ہوں صاحب، جب پر اسرار حویلی کے بارے میں فیچر رپورٹ تیار کرنا ہو تو مجھے بتا دینا۔ میں اپنی ماں کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ کس گاؤں جا رہے ہیں، بلکہ کہہ دوں گا کہ صاحب مجھے شوٹنگ کے لیے کہیں لے کر جا رہے ہیں۔ تمہارے والد اور والدہ نہیں چاہتے کہ تم گاؤں جاؤ۔ میں نے پوچھا، میں وہ رات جانا چاہتا ہوں کہ جس کی بنا پہ مجھے وہاں جانے سے منع کیا جاتا ہے۔ اس نے کہا، شفیع محمد کا اصرار جب بہت بڑا تو میں بھی اس کے گاؤں جا کے فیچر رپورٹس تیار کرنے کو تیار ہوا۔ جب ہم گاؤں روانہ ہوئے تو شفیع بڑا خوش تھا، ایسے لگتا تھا کہ اس کی دلی مراد پوری ہونے والی ہے۔ میں نے شفیع کو سختی سے منع کیا تھا کہ گاؤں میں وہ اپنے بارے میں کسی کو نہ بتائے کہ وہ اسی پر اسرار حویلی والوں کے خاندان کا ایک فرد ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی کو اپنے بارے میں نہیں بتائے گا۔ جب ہم گاؤں میں پہنچے تو دوپہر ہو چکی تھی۔ گاؤں والوں نے ہمیں دیکھ کے ایسا گھیرا ڈالا کہ جیسے ہم کسی اور سیارے کی مخلوق ہو۔ دراصل ہمارا چینل بہت دیکھا اور پسند کیا جاتا تھا۔ میرا پروگرام تو لوگوں میں بڑا مقبول تھا، اس لیے مجھے اور کیمرہ مین کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ ہم یہاں کسی خاص مقصد کے تحت آئے ہیں۔ گاؤں کے کئی لوگ ہمیں پر اسرار حویلی لے گئے۔ ہم نے دن کی روشنی میں حویلی کے باہر اور اندر سے مختلف مناظر قلم بند کیے۔ حویلی واقعی بڑی پر اسرار تھی۔ اب تک میں نے جتنی بھی حویلیاں دیکھی تھی ان میں یہ سب سے خوبصورت حویلی تھی۔ شفیع محمد حویلی دیکھ کے ایسے دیوانہ ہوا کہ جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ وہ حویلی کی ایک ایک چیز کو بڑے غور سے تک رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے کان کے پاس جا کے ہلکے سے کہا،
शफी मोहम्मद, अपने वादे का पास रखना। जी साहिब, वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। तुम इस पुरअसरार हवेली में कितनी ही तफसीली रिपोर्ट तैयार कर लो, लेकिन वो अधूरी रहेगी। एक बुजुर्ग ने मेरे करीब आते हुए कहा। वो कैसे? मैंने पूछा। मैं तुम्हारा प्रोग्राम हर हफ्ते बड़े शौक से देखता हूँ, इसलिए मेरे जहन में ये बात है कि इस हवेली में रहने वाला कोई भी शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन एक शख्स ऐसा है जो तुम्हें राज की बात बता दे। अगर तुम उससे वो राज उगलवाओ, उसे जिसके सबब ये हवेली असेबी हवेली में तब्दील हो गई। उसने कहा। उसकी बात पे मुझे हैरत का झटका लगा, क्योंकि वाकई वो दुरुस्त कह रहा था। हमारे पास कोई भी शख्स ऐसा नहीं था। शफी मोहम्मद खुद वो राज जाने के लिए हमारे साथ यहाँ तक चला आया था। वो कौन है? मैंने बुजुर्ग से पूछा। वो दीनू बाबा है, जो यहाँ से दूर एक झोंपड़ी में रहता है, इस हवेली का सबसे पुराना और वफादार नौकर, लेकिन इन दिनों कसम पसरी की जिंदगी गुजार रहा है। दिन में भीख मांगने के लिए दूर तक चला जाता है। उसका एक दिन अच्छा गुजर जाए, बुजुर्ग ने कहा। बुजुर्ग की बात ने मेरे तजस्सुस की हिस्स को जगा दिया और मैं ये जानने के लिए बेचैन हो गया कि इस राज से पर्दा उठाऊं जिसके सबब ये हवेली वीरान और असेबी हुई थी। ये राज वाकई दीनू बाबा से ज्यादा बेहतर कौन जान सकता था? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनसे अभी मुलाकात हो जाए? मैंने कहा। अभी वो भीख मांगने पता नहीं कहाँ कहाँ गया होगा। वैसे भी आप रात के वक्त हवेली की फिल्म बंदी करेंगे, इसलिए उसका इंतजार कर लें, बुजुर्ग ने कहा। बाबा, मुझे वाकई आप पे यकीन हो गया है कि आप प्रोग्राम शौक से देखते हैं। जो काम मुझे करना होता है आपके इल्म में है, मैंने हंसते हुए कहा। मेरे हंसने पे वो बुजुर्ग भी हंस दिए। शाम होने तक हम उस हवेली में अपना सामान रख के आराम करते रहे। जब शाम हुई, हम दीनू बाबा की झोंपड़ी जाने को तैयार हुए। शफी ने हमारे साथ जाने से इनकार किया और हमारे आने तक उसने गाड़ी में बैठे रहने का फैसला किया। उसके साथ न जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, इसलिए हम उसे वहीं छोड़कर दीनू बाबा के पास चल दिए। वो इंतहाई खस्ता हाल झोंपड़ी थी, जिसमें एक बूढ़ा आदमी बुरी तरह से खांस रहा था। वो हमें देख के पहले परेशान हुआ, पर जब हमने अपनी आमद का मकसद बताया, वो खौफजदा हो गया। बाबा, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ते हो? छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, दीनू ने कहा। नदीम मेरे कहने से पहले ही कैमरा ऑन कर चुका था। बाबा, हम चाहते हैं कि लोगों को टीवी चैनल के जरिए पता चले कि ये हवेली पुरअसरार क्यों है, इसके रहने वालों के साथ क्या बीती। मैंने कहा। एक तो ये मुझे समझ नहीं आता कि टीवी चैनल को क्या हो गया है, जो काम करना है वो नहीं करते, बल्कि छोटी बातों के लिए महलों और गलियों में घूमते फिरते हैं। छोड़ो बाबा, तुम कोई ढंग का काम करो ताकि तुम्हारा अफसर तुम्हें शाबाश दे। ये क्या पुरानी बात पूछने आ गए? ये बात गुजर गई, वो गुजर गई, दीनू ने अफसुर्दा होते हुए कहा। बाबा, हम बड़ी उम्मीद से आपके पास आए थे। एक आप ही हैं जो हमें इस राज के बारे में मालूमात दे सकते हैं। मैं क्या करूं, तुम इतनी दूर से आए हो। मुसाफिर, हम गांव वाले मुसाफिर को अपना मेहमान समझ के उनका बड़ा ख्याल करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि पुरानी यादों को एक बार फिर जहन में जमा करके तुम्हें बताऊं और इस हवेली वालों के साथ क्या बीती, हवेली क्यों पुरअसरार हुई। दीनू ने जहन पे जोर डालते हुए कहा। हाँ बाबा, आप जहन पे जोर डालकर बताएं। अगर आपने हमारी हौसला अफजाई न की तो हमारा दिल टूट जाएगा, मैंने बात बनती दे के कहा। ये उन दिनों की बात है जब मैं खूबरू जवान था। दीनू बाबा हलाव में घुरते हुए मेरी तरफ देखकर गोया हुए। वडेरा जान मोहम्मद के 4 लड़के शेर मोहम्मद, पीर मोहम्मद, नियाज मोहम्मद और नूर मोहम्मद थे। एक लड़की फिरोजा भी थी। उसने अपने 4 लड़कों की शादी कर दी। फिरोजा यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। वडेरा जान मोहम्मद की ख्वाहिश थी कि फिरोजा अपनी तालीम मुकम्मल कर ले ताकि वो उसकी भी पसंद की शादी अच्छे खानदान में कर दे। उसे ये पसंद नहीं था कि उसकी बेटी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहे, लेकिन फिरोजा की जिद और ये जानकर के हॉस्टल में सिर्फ लड़कियां ही होती हैं, उसे रहने की इजाजत दे दी थी। कासिम भी फिरोजा के साथ पढ़ता था। खूबसूरत नौजवान था। उसमें खास बात ये थी कि वो लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था, बस हर वक्त पढ़ाई में मगन रहने वाला नौजवान था। फिरोजा की बातचीत भी कासिम से उसी बिना पे हुई थी कि वो लेक्चर बड़ी तवज्जो से सुनता था और फिर घर जाके नोट्स तैयार कर लेता था। फिरोजा नोट्स बनाने में सुस्त थी, इसलिए वो कासिम के तैयार किए हुए नोट्स की फोटोकॉपी करा लेती। इस तरह वो नोट्स बनाने से बच जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता ये दोस्ती मोहब्बत में तब्दील होती चली गई। फिरोजा कासिम को टूट के चाहने लगी। कासिम भी फिरोजा को पसंद जरूर करता था, लेकिन डरता भी था कि कहीं वडेरे को पता न चल जाए, वरना वो अपने आदमियों से इसे खलाक भी करा सकता था, क्योंकि कासिम का ताल्लुक गरीब घराने से था।
इन दोनों खानदान का जोड़ मुमकिन नहीं था। कासिम अक्सर फिरोजा को समझाता कि हम दोनों अच्छे दोस्त ही रह सकते हैं, इसलिए आगे बढ़ने में हम दोनों की जान को खतरा है। फिरोजा जिद्दी किस्म की लड़की थी, बचपन से वो अपनी हर बात मनवाती आई थी। उसके जहन में यही बात थी, वो अपने बाप से जिद करके कासिम से शादी रचा लेगी। मैं वडेरा जान मोहम्मद के हुक्म पे यूनिवर्सिटी जाके फिरोजा से मुलाकात करके खर्चे के लिए रकम और जो चीजें वो मंगवाती दे के चला आता। अक्सर मेरी मुलाकात फिरोजा से होती तो कासिम भी उसके साथ होता था। फिरोजा जैसे ही किसी सहेली के पास जाती, कासिम उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठा के मुझे कहता कि फिरोजा आग और पानी का खेल खेल रही है, तुम उसे समझाओ कि मुझे हासिल करने का ख्याल दिल से निकाल दे। वडेरा जान मोहम्मद भी इस रिश्ते पर तैयार नहीं होगा, मुमकिन है कि मेरी जान का दुश्मन हो जाए। मैं उसे समझाता कि तुम फिक्र न करो, ऐसी नौबत नहीं आएगी। मेरे जहन में ये बात है कि फिरोजा वडेरा जान मोहम्मद की कमजोरी है। अगर उसने कासिम से शादी करने की जिद की तो वो हरगिज इनकार ना कर सकेगा और इस रिश्ते पे तैयार हो जाएगा। कासिम एक खूबसूरत नौजवान था, तालीम हासिल करके एक दिन उसे डॉक्टर बन जाना था, उसका मुस्तकबिल रोशन था। दिन गुजरते रहे, फिरोजा की मोहब्बत में शिद्दत बढ़ती रही, कासिम भी खुश था। उसके वालिदैन ने जो ख्वाब देखा था उसकी तकमील जल्द होने वाली थी। फिर एक दिन फिरोजा और कासिम दोनों डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बनने पे वो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। कासिम शहर में और फिरोजा गांव में थी। कासिम के बगैर फिरोजा का गांव में दिल नहीं लगता था। उसने वडेरा जान मोहम्मद से शहर में क्लिनिक खोलने की इजाजत मांगी तो उसने साफ इनकार करते हुए उसे बताया कि उसने वडेरे रहीम बख्श के बेटे मौला बख्श से उसकी शादी करने की बात पक्की कर दी है। जल्दी वो बाकायदा मंगनी की रस्म अदा करने वाले हैं। फिरोजा को मौला बख्श बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसका एहतजाज करना फितरी रद्द-ए-अमल था। फिरोजा ने इस रिश्ते पे एहतजाज करते हुए कासिम से शादी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। वडेरा जान मोहम्मद अपनी बेटी से अपनी पसंद की शादी पे भड़क उठा और उसके बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। उसने वडेरा रहीम की मंगनी की रस्म जल्दी अदा करने को कहा। वडेरा रहीम बख्श भी यही चाहता था कि जल्दी से जल्दी मंगनी की रस्म अदा हो जाए। दोनों तरफ मंगनी की रस्म की तैयारियां जोरों शोर से होने लगी। ये कहते हुए दीनू बाबा कुछ देर को खामोश हुआ। मैं और मेरे साथी गौर से दीनू बाबा को देख रहे थे। वो मुस्कुराया, फिर पानी का गिलास पी के हमसे मुखातिब हुआ। हम बड़ी दिलचस्पी से बाबा की तरफ देख रहे थे। उस रोज मैं किसी काम से हवेली के कमरे में गया था। मुझे ऐसे महसूस हुआ फिरोजा किसी से बात कर रही है। कमरे की खिड़की खुली होने की बिना पे बराबर के कमरे से फिरोजा की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो कह रही थी, कासिम तुम्हें हर हालत में आना है, वरना मैं जहर खा के खुदकुशी कर लूंगी और इसकी सारी जिम्मेदारी तुम पे होगी। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें कार लेके आना है, मैं अपने सामान का बैग तैयार रखूंगी। एक बार हमारी शादी हो जाए फिर बाबा खुद ही मान जाएंगे इस रिश्ते पे। ये कहते हुए उसने फोन बंद किया। फोन करके वो जैसे ही उस कमरे से बाहर जाने लगी, खिड़की से उसकी नजर मुझ पे पड़ी। वो बुरी तरह से चौंकी और फिर खिड़की में मुंह करके बोली, दीनो तुमने कुछ नहीं सुना, ये दिमाग में रख लो। मुझे खामोश देखे वो फिर बोली, अगर सुन भी लिया है तो यही समझो कि तुमने कुछ नहीं सुना। मेरा ख्याल है तुमने मेरी बात समझ ली है। कोई भी पूछे तो तुम ये कहना कि तुमने कुछ नहीं सुना। फिरोजा बोली, बीबी अब कासिम को गाँव ना बुलाएं, वडेरा साईं को उसके आने का पता चल गया तो वो कुछ हो जाएगा जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। मैंने फिरोजा का समझाना चाहा। फिरोजा उस वक्त कुछ समझने को तैयार न थी। उसकी जिद यही थी कि मैं अपनी जुबान बंद रखूं। मैंने खामी भर ली जिसपे वो मुतमिन हो गई। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। 3 दिन के बाद रात की तारीकी में फिरोजा अपना सफरी बैग लिए हवेली से निकली। वडेरा जान मोहम्मद की इत्तेफाक से आंख खुल गई। उसने बिस्तर से उठकर ऐसे ही खिड़की से बाहर झांका। फिरोजा हवेली का बाहर का गेट खोलकर जा रही थी। वडेरा जान मोहम्मद को हैरत का झटका लगा, लेकिन उसके जहन में और ही बात थी, इसलिए कोई शोर शराबा ना किया। वो खामोशी से कमरे से निकला, हवेली के पहरेदारों को जगा के अपने साथ लिया और खामोशी से फिरोजा का पीछा करने लगा। वो पीछा उस खामोशी से कर रहे थे कि फिरोजा को जरा भी शक ना हुआ। वो खामोशी से आगे बढ़ते ही जा रही थी। कासिम उसको कुछ फासले पे नजर आया। वो लिपक के उसके पास पहुंची। क्या कार नहीं लेकर आए? अब हम कैसे शहर जाएंगे? फिरोजा ने कहा। कार में लेकर आया हूँ, लेकिन एहतियात के तौर पे कार कुछ फासले पे खड़ी की है कि किसी को शक न हो। कासिम ने कहा। किसे शक होगा? पूरी बस्ती के लोग सो रहे हैं, किसी को कानो कान पता भी नहीं चलेगा और हम गाँव से बाहर निकल जाएंगे। फिरोजा ने कहा।
फिरोजा एक बार फिर सोच लो, कल कहीं तुम्हें पछताना ना पड़े। हमारे इस इकदाम से तुम अपने खानदान से हमेशा के लिए कट जाओगी। कासिम ने कहा, मैंने खूब सोचा, तुम जल्दी चलो, कहीं हवेली में मेरी गुमशुदगी की किसी को खबर ना हो जाए और पकड़ जाए। फिरोजा ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। जवाब में कासिम ने भी आगे कदम बढ़ाए, लेकिन उनके कदम रुक गए। वो चारों तरफ से घेर लिए गए थे। उन पे बंदूकें तनी हुई थी। खौफ से दोनों के चेहरे फक हो गए। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसे पकड़े जाएंगे। फिरोजा को वडेरा जान मोहम्मद पकड़ के हवेली के अंदर ले गया, जबकि कासिम को हवेली के सतून से बांध दिया गया। सुबह होने पे वडेरा जान मोहम्मद को कासिम ने साफ साफ बताया कि उसका इरादा फिरोजा को लेकर जाने का नहीं था और वो फिरोजा को अपनी जान देने की धमकी पे मजबूर होके गांव से लेने आया था। वडेरे को बड़ा गुस्सा आया। उसे अपनी बेटी फिरोजा से ऐसी हरकत की बिल्कुल तवक्को न थी। कासिम बेकसूर था, लेकिन वो हवेली की दूसरी लड़कियों को ऐसा सबक सिखाना चाहता था कि वो भी मुस्तकिल में ऐसा कोई कदम ना उठा सके और इस वाक़े से नसीहत पकड़े। एक दिन वडेरे जान मोहम्मद ने हवेली के मैदान में कासिम के हाथ पांव रस्सियों से बांधकर डाल दिया। हवेली के मर्द और औरतों को भी मैदान से कुछ फासले पे कुर्सियां डाल के बिठाया गया। सब हैरत ज़दा थे कि देखे वडेरा क्या करता है। वडेरे ने जैसे ही अपने हाथ के इशारे से मुलाजिम को हुक्म दिया तो उसने 2 दिन के भूखे कुत्ते कासिम पे छोड़ दिए। वो कासिम पे ऐसे लिपके जैसे शिकार पे लिपकते हैं। कुत्तों ने कासिम के जिस्म में अपने खूनहार दांत बेबस किए। कासिम कुत्तों के हमलों से बुखलाया। वो चीहो पुकार कर रहा था, लेकिन उसकी चीहो पुकार सुनने को कोई भी तैयार न था। चीखते चिल्लाते वो बेदम सा होने लगा। उसके जिस्म से गोश्त नोच नोच कर कुत्ते खा रहे थे। हवेली के सभी लोग एक इंसान को कुत्तों की खुराक बनता देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत न थी कि वो कुत्तों से कासिम की जान बख्शी करा सके। वो सब सकते की हालत में थे। किसी को भी वडेरे से इस किस्म की उम्मीद न थी। वडेरा, तूने जानबूझ के मुझे बेकसूर कुत्तों की खुराक बनाया, लेकिन मरने के बाद भी मेरी रूह तुझसे इंतकाम लेगी। इस हवेली के एक एक फर्द से इंतकाम लेगी, क्योंकि सबने मुझे कुत्तों की खुराक बनते देखा, लेकिन किसी ने भी मुझे इनसे छुड़ाया नहीं। कासिम ने चिल्लाते हुए कहा। वडेरे ने जोरदार कहकाल गाया और उसे मुखातिब करते हुए बोला, तू इंतकाम लेगा? तू अपनी जान बचा न सका, हमसे क्या खाक इंतकाम लेगा? मैं नहीं, बल्कि मेरी रूह तुझसे इंतकाम लेगी। कासिम ने कहा, सब बकवास बातें हैं। मरने वाले इस बेजान पत्थर की तरह होते हैं जो अपनी मर्जी से हरकत नहीं कर सकते। हाँ, हवा जरूर उन्हें इधर उधर लुढ़का देती है। वडेरा जान मोहम्मद ने कहा, ये वक्त बताएगा। ये कहते हुए कासिम ने अपनी जान दे दी। वडेरा अपनी कुर्सी से उठकर हवेली के अंदर चला गया। उसके चेहरे पे फातिहाना मुस्कुराहट थी। इस वाक़े से उसने हवेली की खवातीन को सबक सिखाया कि आइंदा किसी ने फिरोजा जैसी हरकत की तो उसका अंजाम भी भयानक होगा। कासिम के मरने के बाद अभी एक हफ्ता भी न गुजरा था कि हवेली में रात के वक्त पुरअसरार किस्म की आवाजें आने लगी थी। रात के सन्नाटे में वो आवाजें कमजोर दिल के मालिक को डरा देने के लिए काफी थी। एक रात वडेरे जान मोहम्मद का बड़ा बेटा अच्छा भला सोया। सुबह होने पे बिस्तर पे मुर्दा हालत में पाया गया। अभी उसका इंतकाल हुए 3 दिन ही हुए थे कि चौथे रोज दूसरा बेटा पीर मोहम्मद भी बिस्तर पे मुर्दा हालत में पाया गया और 2 मौत ने घर भर के अफराद को हिला के रख दिया। एक हफ्ता सुकून से गुजरा कि वडेरे का तीसरा बेटा नियाज मोहम्मद भी अपने बिस्तर पर सुबह मुर्दा हालत में पाया गया। वडेरा जान मोहम्मद इस वाक़े पे हिल के रह गया। चौथा बेटा नूर मोहम्मद ऐसा खौफजदा हुआ कि वो अपनी बीवी और बेटे समेत हवेली से किसी को बताए बगैर गायब हुआ। वडेरा जान मोहम्मद की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सोचते सोचते उसके जहन में यही बात आई कि किसी अमल से उसका सहारा लेना चाहिए। जिंदगी भर वो जादू टूने से दूर रहा, लेकिन अब जादू टूने का सहारा लेना उसकी मजबूरी बन गया। सुबह के वक्त वडेरे ने मुझे बुला के कहा, दीनू, तुमने आमिर नवीद शाह का आस्थाना देखा है ना? हाँ, वो गांव से कुछ फासले पे रहता है। मैंने कहा, फिर तुम जल्दी से मेरे साथ चलो, हमें अभी और इसी वक्त आमिर नवीद शाह के पास चलना है। 2 घोड़े उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, साईं, ओदी फिरोजा को पता नहीं क्या हो गया है, दर्द से बुरी तरह चिल्ला रही है। अल्लाह बचाई ने आके बताया। वडेरा उल्टे कदमों हवेली में दौड़ा। बाकी फिरोजा बेआब मछली की तरह जमीन पे उछल रही थी। तकलीफ उससे बर्दाश्त ना हो रही थी। फिरोजा को फौरी तौर पे शहर के हॉस्पिटल ले जाने की तैयारियां होने लगी कि उसने दम तोड़ लिया। फिरोजा से वडेरे को बड़ी मोहब्बत थी। फिरोजा
اس کی موت پہ وڈیرے کی حالت پاگلو کے جیسی ہو گئی۔ شام والے دن جب حویلی کے میدان میں گاؤں کے لوگ بیٹھے تھے، اچانک حویلی کے کمرے کی گیلری سے وڈیرے جان محمد کی بیوی درم سے نیچے گری۔ اس وقت اس نے دم توڑ دیا۔ وہ بھی بیٹی کا صدمہ نہ بھول پایا تھا، بیوی بھی ساتھ چھوڑ گئی۔ وڈیرے نے کئی بار عامل نوید شاہ سے مدد لینا چاہی، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ آتا کہ وہ اس کے پاس نہ جا پاتا۔ الغرض وڈیرے کی تینوں بیٹیوں کی بیویاں اور ان کے بچے ایک ایک کر کے وڈیرے جان محمد کے سامنے دم توڑ گئے۔ وہ انہیں بالکل بھی بچا نہ سکا۔ لگاتار صدمے ملنے پہ وڈیرہ جان محمد اپنے ہاتھ کھو بیٹھا اور گاؤں میں پاگلو جیسی حرکتیں کرتا پھرتا تھا۔ دن بھر پھٹے پرانے کپڑے پہنے مٹی اور دھول سے کھیلتا رہتا۔ بچوں کو اچھی تفریح مل گئی۔ اسے دیکھ کر وہ پاگل پاگل کے نعرے لگاتے۔ جواب میں وڈیرہ جان محمد زور زور سے ہنستا ہوا انہیں پتھر مارنے کو دوڑتا اور اپنے پیچھے آتا دیکھ کے بچے رفو چکر ہو جاتے۔ ایک دن وڈیرہ جان محمد کی لاش حویلی کے مین گیٹ کے پاس سے ملی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی خونخوار جانور نے اس پہ حملہ کر کے ہلاک کیا ہے۔ وڈیرے جان محمد کی ہلاکت کے بعد سے وہ حویلی ویران ہے۔ کوئی رات تو دور، دن میں بھی اس حویلی میں جانے سے کتراتا ہے۔ دینو بابا یہ کہتے ہوئے خاموش ہوا۔ حویلی کے بارے میں اتنے سنسنی خیز انکشافات سن کے مجھے تشویش پیدا ہو گئی کہ کہیں واقعی شفیع محمد کا تعلق بھی وڈیرہ جان محمد کے خاندان سے نہ ہو۔ ایسا ہونے کی صورت میں ہمیں اسے بچانا تھا۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حویلی پہنچا۔ ہماری کار حویلی کے باہر موجود تھی، شفیع کار میں نہیں تھا۔ کار میں اس کا نہ ہونے کا مطلب یہی تھا کہ وہ ضرور حویلی کے اندر ہی ہوگا۔ مجھے بدحاسی کی حالت میں حویلی میں داخل ہوتا دیکھ کے نوید چونکا۔ کیا ہوا؟ تم سب میرے پیچھے آؤ، میں نے کہا۔ مجھے گھبرایا ہوا دیکھ کر وہ بھی میرے پیچھے لپکے۔ شفیع محمد کی وہاں غیر موجودگی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ حویلی کے اس کمرے میں گیا ہے۔ میں نے اسے آواز دی، لیکن جواب میں میری آواز پلٹ کے آ گئی۔ شفیع محمد کے جواب میں آواز سنائی نہ دینے سے مجھے سخت تشویش ہو رہی تھی۔ گھبراہٹ سے میرے چہرے پہ پسینے آ گئے۔ میں بھاگتا ہوا حویلی کے اندر مختلف کمروں میں شفیع محمد کو تلاش کر رہا تھا۔ اچانک ایک کمرے میں شفیع محمد نظر آیا۔ وہ اطمینان سے ایک پلنگ میں لیٹا تھا۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ ہم اس کے لیے پریشان ہیں اور وہ دیکھو کتنے مزے سے پلنگ پہ سو رہا ہے۔ شفیع محمد، یہ کیا حرکت ہے؟ میں زور سے چیخا۔ میرے چیخنے پر بھی اسے کچھ اثر نہ ہوا۔ میں غصے میں بھر کر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، میری نظر فرش پہ پڑی۔ فرش پہ خون ہی خون پڑا تھا۔ وہ منظر دیکھ کر میں نے جب غور سے شفیع محمد کی طرف دیکھا تو لرز گیا۔ شفیع محمد کے دل کے مقام پہ ایک تیز دار خنجر گھسا ہوا تھا۔ جو خون بہہ رہا تھا وہ شفیع محمد کے جسم سے نکل کے فرش پہ بہہ رہا تھا۔ قاسم کی روح نے آج بھی شفیع محمد کو موت کی نیند سلا کے ثابت کیا کہ اس نے وڈیرے جان محمد کو بدلہ لینے کا چیلنج دیا تھا، اسے پورا کر دیا۔ میں ہمیشہ سے شفیع محمد کی بات کو جھوٹ ہی سمجھتا تھا، لیکن اب ثابت ہو گیا تھا کہ شفیع محمد کا تعلق وڈیرہ جان محمد کے خاندان سے تھا۔ افسوس کے پر اسرار حویلی کا راز مجھے معلوم ہوا جب قاسم کی روح شفیع محمد کو اپنے انتقام کا نشانہ بنا چکی تھی۔